हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शाम गोरी और आज मैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर सिन बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर लगभग 18 होगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो असल में मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कवर कर रहा हूँ। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी, मैं सबको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो आप कोई से भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट जो है वो सब में सेम रहेगा। और स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बुक प्रेफर करना चाहता हूँ स्टूडेंट। वो बुक बहुत अच्छी है, अगर आप उसको देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो वो बुक आपके सामने आ रही होगी। तो अगर आप इस बुक को देखें तो इस बुक की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ज्यादा मैं इसी बुक को फॉलो करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आज मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट है शेल का। किसका कॉन्सेप्ट है? शेल का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके पास शेल का कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, शेल, अगर आप ध्यान से अगर मेरी बात को सुने, इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं। आप सबको पता है कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उसने हमें बताया था कि एक एटम का सेंटर पार्ट जो होता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। और 1913 में बोहर ने हमें बताया था, नील बोहर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो एटम है, उस एटम में अराउंड, उस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर जगह मूव नहीं कर सकते। कुछ खास जगह है जहां इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। तो यहां पर ये जो आपको मैंने सामने ये ऑर्बिट बनाया है, ये न्यूक्लियस के अराउंड एक खास फासले पर होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से। और इस ऑर्बिट में क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। इसी तरीके से कोई खास डिस्टेंस के ऊपर यहां दूसरा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर। तो इसने हमें, नील बोहर ने बताया कि जो हमारा एटम है उसके अंदर जो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ खास फासले हैं, कुछ खास डिस्टेंस है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उसे कहा जाता है शेल। तो नाउ इट इज क्लियर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, द डिस्टेंस एट विच जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus is known as शेल। तो नाउ इट इज क्लियर। शेल क्या है? कोई भी पूछे, बहुत आसान है। द डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज शेल। तो वो खास डिस्टेंसेस जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, तो उसको कहते हैं शेल। अब दूसरा सवाल ये है कि यहां इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ खास शेल्स है ना। अब सवाल ये है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन्स distributed in the orbit is calculated by the formula सो यहां स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स
इस शेल में किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो यहां पर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो यहां मैक्सिमम लिखना मैं भूल गया हूं, तो यहां मैक्सिमम लिख दीजिएगा। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो वह हमारे पास क्या है, दैट फॉर्मूला इज 2n²। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेल की या फर्स्ट ऑर्बिट की, तो यहां पे n की वैल्यू, यहां ये n क्या है ये भी बता देता हूं। वेयर n represents number of shells। तो यहां पर अगर मैं पहले शेल की बात करूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 1 का क्या होगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसकी बात करें हम सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, फिफ्थ शेल में 50, और इस तरीके से सिलसिला आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट कि वैलेंस शेल क्या होता है। इसी से मैं आपको पहले वैलेंस शेल बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो वैलेंस शेल की बात करें स्टूडेंट, वैलेंस शेल आपको क्या लगता है ये वैलेंस शेल क्या है? नाम से जाहिर है स्टूडेंट, वैलेंस और शेल। अब यहां पर स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, एक एटम में, ये आपके सामने क्या है, एक एटम है, और याद रखिएगा किसी भी एटम में शेल जो होते हैं ना, शेल वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन हम उतने शेल बनाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर किसी भी एटम में जो लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल से मुराद क्या है? न्यूक्लियस से वो शेल जो सबसे दूर हो किसी भी एटम में, तो उस शेल को कहा जाएगा वैलेंस शेल। तो हम यहां कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अभी हमारे इस एटम के अंदर यहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सही है, पहले वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे वाले में 1 ही आया। तो अब यहां देखें तो ये, अभी आप यहां देखें तो इन दोनों शेल में से कौन सा ऐसा शेल है जो न्यूक्लियस से ज्यादा फासले पर है? आप बोलेंगे सर ये वाला जो शेल है ना, ये न्यूक्लियस से ज्यादा फासले पर है, तो इस वजह से इस शेल को मैं कहूंगा कि ये वैलेंस शेल है। और हर एटम के लिए वैलेंस शेल डिफरेंट होता है, ये बात भी याद रखिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? द आउटर मोस्ट शेल, the outermost shell of an atom is known as valence shell। चले भाई, तो ये बात भी समझ में आ गई कि वैलेंस शेल क्या होता है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। तो किसी भी एटम का सबसे दूर वाला जो शेल होगा उसे को हम कहेंगे वैलेंस शेल। अब आते हैं स्टूडेंट के समझ ले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट अभी आपने देखा कि इस वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, ऐसा ही है। तो याद रखिएगा कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? तो यहां पे हम लिख देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? द इलेक्ट्रॉन्स that are present in the valence shell are known as, yeah, this is known as valence electrons। चले भाई, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि वैलेंस शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसको कहेंगे?
वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ इट इज क्लियर। अब दो चीजें और मेन है, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो दो चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, सुनिएगा, ये मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ। तो ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, और ये हमारा आ गया फर्स्ट शेल, और ये आ गया हमारा सेकंड शेल। सही है। इसमें अगर सपोज कर ले 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। हम कोई खास एटम की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। अब स्टूडेंट ये जो आखिरी शेल में जो इसके वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना चाहता हूं। तो अब मुझे इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दूं ताकि उतनी एनर्जी को ये गेन करने के बाद ये इस एटम को छोड़ दे, तो उतनी एनर्जी जो उसको मैं दूंगा ताकि निकल जाए, उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एटम से निकलेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर सपोज करें ये लिथियम है, तो ये लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये लिथियम है, तो इसके अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम इसके ऊपर क्या चार्ज लगाते हैं, प्लस। प्लस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस हमें ये बता रहा है कि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। क्लियर है? तो जब हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि अब आयन बन चुका है। क्लियर हुई बात? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। तो याद रखिएगा, वो एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्साइटेशन एनर्जी, ये क्या होती है। सो स्टूडेंट एक्साइटेशन, नाम से जाहिर है स्टूडेंट, नाम से जाहिर है। तो आपने स्टूडेंट एक चीज तो पढ़ी होगी केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की, एक होता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट और एक होती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, है ना। अगर आप कार्बन की बात करें, क्योंकि कार्बन की आपने ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट दोनों ही पढ़ी रखी होगी, है ना। ग्राउंड स्टेट कार्बन की क्या होती है, सिंपल, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ग्राउंड स्टेट पर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, और जो हम एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रॉन से गेन करता है और हायर ऑर्बिट पे चले जाता है, शेल से बाहर नहीं जाता, एटम को छोड़ नहीं देता। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, रुके। सो स्टूडेंट, जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी ताकि उसे देने के बाद वो एटम को छोड़ देता है, उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब उसको वो एनर्जी देते हैं ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, जब आप आयोनाइजेशन देते हैं एनर्जी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, आजाद हो जाता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो स्टूडेंट करंट का बायस बनते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलें अपनी एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें, तो यहां पर जो हम एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को देने के बाद इलेक्ट्रॉन एटम को नहीं छोड़ेगा, बस फर्क ये होगा कि उस एनर्जी को वो गेन करने के बाद हायर ऑर्बिट पे चला जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे चला जाता है, तो फिर हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, एक्साइट हो चुका। समझे? तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट। और जहां चले गया वो कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट।
ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये जो गैप नजर आ रहा है, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना, ताकि वो इतनी एनर्जी को गेन करेगा, जब भी तो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, वो तो इन दोनों एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है ना। तो द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड एंड द ग्राउंड स्टेट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द डिफरेंस इन एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, द डिफरेंस in energy of ground, the difference in energy between ground state and excited state is known as excitation energy। क्लियर है। तो आपको अगर एक्साइटेशन एनर्जी को डिफाइन करना हो, बहुत इजी है। आप क्या लेंगे, इन दोनों एनर्जी का, स्टेट के एनर्जी का डिफरेंस लेंगे, तो आपको मिल जाएगी स्टूडेंट एक्साइटेशन एनर्जी। तो हम यहां लिख दिया डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन, किसके दरमियान, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। या आप एक्साइटेशन एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to move an electron from ground state to excited state। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप उस इलेक्ट्रॉन को दें जो ग्राउंड स्टेट पर है, और वो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट पर चला जाए, तो वो एनर्जी को कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। तो आप एक्साइटेशन एनर्जी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं फटाफट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारे पास एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का। हम क्या लिख देंगे, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required amount of energy required, मैं ज्यादा लंबा नहीं करता जुमले को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to move an electron from ground state to excited state is known as excitation energy। सो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल जो बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब मैं आगे कुछ कहूं ऐसी अल्फाज जो वैलेंस शेल क्या है तो उस वक्त मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल नोट कर लें आप लोग। अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को समझते जा रहे हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब वक्त आ चुका है कि हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करें। यहाँ मैंने आपके सामने सबसे पहले बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, उसके बाद हम काइंड ऑफ बैंड्स को पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इज अ थ्योरेटिकल मॉडल एक्सप्लेनिंग द स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। असल में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है, ये असल में एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ख्याली मॉडल है, जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स की हालत के बारे में, स्टेट के बारे में, इन सॉलिड मटेरियल्स, और किसमें, सॉलिड मटेरियल्स। तो दैट कैन हैव वैल्यूज ऑफ एनर्जी ओनली विद इन द सर्टेन स्पेसिफिक रेंजेस, और जो ये वैल्यूज होंगी ये सर्टेन रेंजेस में आपको मिलेगी, खास रेंजेस में आपको नजर आएंगी। इसके अंदर देखो मेन पॉइंट मैंने क्या लिखे वो जरा पढ़ लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। इसी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को हम बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स भी कहते हैं, और इसे हम जोन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दूसरा, ये असल में हमें बताती क्या है और क्या बताती है, क्या एक्सप्लेन करती है। तो याद रखिएगा, इस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की मदद से हम इजीली, बहुत अच्छी तरीके से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट।
तो यही मैंने बात लिखी है, डिफाइंस कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स वेरी क्लियरली। बात करें बैंड्स कितने तरह के होंगे, काइंड्स ऑफ बैंड्स, 3 तरह के होंगे स्टूडेंट। सबसे पहला वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। तो जरा देख लेते हैं। अगर बात करें वैलेंस बैंड की, वैलेंस बैंड असल में क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप सुने मैं आपको बताता हूं, रुको। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया और इसके अराउंड ये एक शेल आ गया और इसके अराउंड ये दूसरा शेल आ गया। ये बात शायद मैंने आपको नहीं बताया, मैं एक दफा बता देता हूं स्टूडेंट्स। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है, याद रखिएगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर, ये बात याद रखेंगे ना, इंशाल्लाह याद रखेंगे। तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था कि वैलेंस शेल क्या होता है। ये अगर ये हमारा एटम है तो इसका ये वैलेंस शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यही इसी कंडीशन में यही वैलेंस बैंड का काम करता है। इसको वैलेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैलेंस बैंड याद रखिएगा, वैलेंस बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो मैंने क्या लिखा है, लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड। अब आप सोच रहे होंगे सर आप लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी बैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लोवेस्ट ही होगा, इसके बाद जो बैंड आएगा ना वो इससे हाई एनर्जी का होगा। तो सबसे पहला बैंड यही है, तो जिस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड। मेन पॉइंट क्या है कि दिस बैंड में बी कंप्लीटली और पार्शियली फिल्ड। ये जो बैंड है ना स्टूडेंट्स, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और कंप्लीटली। पार्शियली का मतलब ये नहीं होता आधा, नहीं, कुछ हिस्सा, समझे, कुछ इलेक्ट्रॉन समझे, तो कुछ हिस्सा इसका फिल होगा। और या ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरा ही फिल्ड हो, किससे, इलेक्ट्रॉन से। चलें भाई, अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड क्या है, इस वैलेंस बैंड से इसकी जो एनर्जी है कंडक्शन बैंड की वो ज्यादा है। तो और ये वैलेंस बैंड के बाद आता है कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैलेंस बैंड के बाद आने वाला जो बैंड होगा उसी को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो यहां क्या लिख दिया, द एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के बाद आने वाला जो एनर्जी बैंड होगा इज नोन एज कंडक्शन बैंड। समझ में आई बात, बहुत इजी थी। आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि दिस बैंड इज ऑक्युपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से कंडक्शन बैंड में क्या होगा, क्या चीज ऑक्युपाई होगी, क्या चीज फिल होगी, तो याद रखिएगा इसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या आप कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। समझ में आ रही बात, क्यों इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि यही तो वो बैंड है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट को फ्लो करने का बायस है, कॉज है। क्लियर, चलें। तो याद रखें स्टूडेंट, ये मैंने बता दिया कंडक्शन बैंड क्या होता है, कि वो क्या बैंड है जो वैलेंस बैंड के बाद आता है उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसका मेन पॉइंट भी बता दिया। और याद रखिएगा कंडक्शन जो बैंड होता है ना वो या तो पार्शियली फिल्ड होगा या तो खाली होगा। समझ में आई बात, या तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा, कुछ ही फिल्ड होगा, या तो खाली होगा। क्लियर, पूरा फिल्ड नहीं होता। अब आगे बात करते हैं कि ये जो फॉरबिडन बैंड है ये क्या है। ये स्टूडेंट बहुत इजी है, बहुत इजी है। फॉरबिडन बैंड अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने 2 ही बैंड बनाए, तीसरा बैंड तो नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब वो इन दोनों के दरमियान ही लाया करता होगा। किसके दरमियान, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बैंड जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के दरमियान लाए करे मौजूद हो, उस बैंड को कहा जाता है फॉरबिडन बैंड। यही मैंने बात यहां लिख दी कि दिस बैंड लाइज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों बैंड को आपको समझने में कोई मुश्किल हुई होगी, बहुत आसान सी बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मेन। आप ये सोच रहे होंगे सर आपने एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप लिख दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहाँ है,
इसकी डेफिनेशन अभी हम खुद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो अभी देखिएगा। स्टूडेंट इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं और इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं, या आप इसको बैंड गैप भी कह सकते हैं। बैंड गैप क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दो बैंड के दरमियान का गैप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंड गैप। ये दोनों क्या है? एनर्जी होगी इन दोनों की भी, इस बैंड की भी अपनी एनर्जी है, इस बैंड की भी अपनी एनर्जी है। तो अगर आप देखें, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आयोनाइजेशन एनर्जी का, है ना। तो यहां पर याद रखिएगा वैलेंस बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे ताकि वो एटम से आजाद हो जाए। समझ में आ रही बात? तो जब हम किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं ताकि वो इस एटम को छोड़ दे और कहां चले जाए? फ्री हो जाए। क्या हो जाए? फ्री। तो याद रखिएगा वैलेंस बैंड को हम इतनी एनर्जी देते हैं ताकि उस एनर्जी को ये ले ले, और उस एनर्जी को लेने के बाद ये आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, और फ्री होने के बाद कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर जो फ्री हो जाएगा, तो ये जो एनर्जी लेने के बाद कंडक्शन बैंड में गया ना, उस एनर्जी को कहा जाता है एनर्जी गैप। तो ये दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। पहला तरीका बहुत इजी है, सुनिएगा। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, इसकी एनर्जी हाई है, ये वैलेंस बैंड है, इसकी एनर्जी लो है। अगर हम इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे तो बाकी इनके दरमियान की जो एनर्जी है ना वो हमें मिल जाएगी, और इन दोनों के दरमियान की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इन दोनों के दरमियान की एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी गैप। तो इसका मतलब इसको डिफाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान है। क्या करेंगे? लिख देंगे द difference in energy between किसके दरमियान? between the conduction band and the valence band is known as energy gap, या आप फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कह सकते हैं। चले भाई सर, सिर्फ इसी तरीके से इसको हम एक और तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? अभी बताया कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम इसको दें वैलेंस बैंड को, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकले और फ्री हो जाए और कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो हम यहां लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to move for a valence electron, क्योंकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? फॉर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम a valence band to conduction band is known as an energy gap। समझे? तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम वैलेंस बैंड को दें, समझे, ताकि इसके अंदर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो उस एनर्जी को कहा जाता है एनर्जी गैप। इंशाल्लाह यहां तक की कोई बात आपको मसला नहीं कर रही होगी, सब क्लियर होगी। तो अब वक्त आ गया स्टूडेंट कि हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड की तरफ बढ़े। 3 तरह की हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब हम इन तीनों को इसी थ्योरी की मदद से, क्योंकि इसने लिखा हुआ है ना कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, तो मैं भी आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों को इसी थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसे नोट करें, उसके बाद हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, एन टाइप और पी टाइप को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
बात करें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की स्टूडेंट, तो मैंने जैसा कि आपको बताया 3 है, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट इंसुलेटर से। अभी आप इन पॉइंट को नोट ना करें, अब इस बात पे गौर करें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको अगर इंसुलेटर्स को डिफाइन करना हो बहुत इजी है, आप क्या बोलेंगे, द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज इंसुलेटर्स। आप उन चीजों को इंसुलेटर्स कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, तो वो सारी चीजों को आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। क्लियर। अब एनर्जी डायग्राम की मदद से इसको देखते हैं और उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है। आपको पता है एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो दरमियान में एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड में, जिस वजह से इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक वक्त आएगा बहुत ज्यादा, जब हम इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो शायद ये वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए। लेकिन ये बहुत पॉसिबल जब है जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए। वैसे नॉर्मल कंडीशंस पे ये क्या होगा, वैलेंस बैंड नहीं जाएंगे, कंडक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बात समझ में आई। तो पहला मैंने मेन पॉइंट क्या लिखा है, इसको पहले ऐसा करता हूं, चले मैं इसके मेन पॉइंट को आपको आज का दिन डिस्कस कर लेता हूं। लिखा हुआ इन इंसुलेटर्स वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो याद रखिएगा पहला बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट वो यही है कि जो कंडक्शन बैंड है, सही है, यहाँ पे जो इंसुलेटर्स है इसमें जो वैलेंस बैंड है वो तो पूरा ही फील्ड होगा। साफ जाहिर सी बात है कि कोई भी जब वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे पहुंच ही नहीं पा रहा, कोई जा ही नहीं रहा, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पर होंगे, वैलेंस बैंड पे होंगे। तो वैलेंस बैंड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा। जबकि कंडक्शन बैंड क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास जा ही नहीं रहा वो तो खाली है, वो तो एम्प्टी है। तो जिस वजह से हम कह रहे हैं कि इन इंसुलेटर्स वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड बट लेकिन कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। याद रखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। जो मैंने बात अभी यहां कही कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो दरमियान एनर्जी गैप है ये इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होता है। तो यही बात यहां लिखी हुई है कि इन इंसुलेटर्स जो एनर्जी गैप है किसके दरमियान, कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज ड्यू टू बिटवीन कंडक्शन बैंड, यहां पे मैंने पूरी बात नहीं लिखी है, लिख लीजिएगा, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी लार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जंप नहीं करवाते किससे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि इंसुलेटर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, वो यही बात लिखी है, इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में गिलास आ जाता है, प्लास्टिक, रबड़, एयर, वुड और बहुत सारी चीजें। ये बात हुई इंसुलेटर की। और अब बात करते हैं कंडक्टर की। अगर आप कंडक्टर को देखें, कंडक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप इजीली, है मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज कंडक्टर। वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसे हम कहा किस कैटेगरी में डालेंगे, उसे हम डालेंगे उसे हम डालेंगे कंडक्टर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पे अब इसके एनर्जी डायग्राम को अगर आप देखें तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये बात पता चल रही है कि ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है ये दोनों ओवरलैप हुए, इन दोनों के दरमियान कोई भी गैप नहीं है। इससे एक बात कंफर्म हो गई कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि एनर्जी गैप 0 होता है, और वैलेंस, अब ये दोनों कंबाइन है, ओवरलैप है, जिस वजह से वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड पर चले जाते हैं और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, तो जरा देखें। इन मेटल्स वैलेंस बैंड
इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से फिल किया जाता है, वो हमें बात पता है। एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, जबकि कंडक्शन बैंड क्या होगा, आधा फील्ड होगा या आधे से कुछ हिस्सा फील्ड होगा। दूसरा बिग पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू नो एनर्जी गैप। तो इजीली स्टूडेंट ये क्या होगा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी एनर्जी गैप ना होने की वजह से। थर्ड पॉइंट, इन कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। और चौथे बात करें तो एग्जांपल्स आती हैं, कौन कौन से मेटल्स हम कहेंगे, तो कॉपर आ जाता है जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर एक्सेट्रा, बहुत सारे। अब कहानी आती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स को ही हम ज्यादा ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सेमीकंडक्टर्स आप किसको कहेंगे, नाम से जाहिर है सेमी आ रहा है तो इसका मतलब ये, और साथ में कंडक्टर्स भी आ रहा है, इसका मतलब सेमी आधे कंडक्टर हो गए और आधे इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो सलाहियत होगी, वो ना तो इंसुलेटर जैसी होगी और ना ही कंडक्टर जैसी होगी, मतलब ये इन दोनों के दरमियान लाया करेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आ सॉलिड सब्सटेंस, पहली बात तो ये सॉलिड को पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इसकी एनर्जी डायग्राम पे अगर गौर करें और इंसुलेटर की अगर एनर्जी डायग्राम पे गौर करें तो आपको क्या फर्क नजर आएगा। फर्क ये नजर आ रहा है कि इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा था, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा पा रहे। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप है वो कम है। कम होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर ही, जो इसके वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पर ही इतनी एनर्जी ले लेते हैं ताकि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं। समझ में आई बात। तो रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी उन्हें मिल जाती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चले जाते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी गैप क्या है, कम। तो पहला पॉइंट, एनर्जी गैप इज लो। दूसरा पॉइंट, एट रूम टेम्परेचर फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड गेन इनफ एनर्जी टू जंप इनटू अ कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट 0 केल्विन, याद रखिएगा टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपोनेंशियली क्या होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। समझ में आई। तो एट 0 केल्विन क्या होगा, सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर बन जाते हैं जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तो उस वक्त सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर के तौर पे काम करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन, मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन। सबसे ज्यादा सिलिकॉन को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, गैलियम भी सेमीकंडक्टर और बहुत सारे। सिलिकॉन को ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये मैं बात आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम सेमीकंडक्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, तो इसको जब मैं आपको उसको कवर करवा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखता हूं और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।